आपके अपने यूट्यूब चैनल राग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ओके, ये मैंने आपको कहा था टोटल 3 पार्ट में इस चैप्टर को समझा दूंगा। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ओके, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, हिस्ट्री लिखा होगा 12th हिस्ट्री, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसमें आप क्रम से क्या है पार्ट देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। ये फाइनल पार्ट है चैप्टर का, पार्ट 3। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमें दोस्तों कहां से पढ़ना था? तो हमें दोस्तों इसमें पढ़ना था एक सामाजिक अनुबंध से। ओके, एक कहां से पढ़ना था? एक सामाजिक अनुबंध से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैं आपको इस अपने नोट्स में क्या है जो हेडिंग दी गई है, ये पूरी क्या है आपकी जो बुक एनसीईआरटी बुक है उसी से हेडिंग ली गई है। बाकी जो मटेरियल उसका क्या है मेन मटेरियल उठा के मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता असमानता के लिए एक अलग अवधारणा दी। ओके, जैसा कि आपको पता है जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ थे, ओके, जो आपका धर्म सूत्र उसमें क्या बताया गया था? उसमें क्या है पूरे वर्णों में विभाजित कर दिया गया था पूरे समाज को। साथ ही क्या है जो चंडाल अपन ने देखा पार्ट 2 में। ओके, तो चंडाल की कैसी स्थिति थी, कैसे कहाँ रहते थे, पूरा अपन ने चंडाल के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा कितनी बेकार स्थिति थी। ओके, तो इस स्थिति को क्या है बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं मानते थे। ओके, वो समानता पर ज्यादा विश्वास करते थे। यही कारण है कि क्या है उस समय लोगों ने क्या है इस बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म की मान्यता सही लगने लगी। ओके, साथ ही क्या है सुत्तपिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन है। सुत्तपिटक क्या है? सुत्तपिटक जो नामक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म में क्या है 3 ग्रंथ है। ओके, उसमें से एक है त्रिपिटक है, मतलब 3 ग्रंथ है, त्रिपिटक कहा जाता है जिन्हें। उसमें से एक है सुत्तपिटक। ओके, उसमें क्या है एक मिथक का वर्णन है, मतलब कहानी का वर्णन है, जिसमें बताया गया है प्रारंभ में मानव पूरा विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी पूरी विकसित नहीं थी। सभी क्या है जीव एक शांतिपूर्ण जगत में रहते थे, प्रकृति में उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय में की भोजन की आवश्यकता होती थी। ये क्या है पूरी बताया गया है किसमें? सुत्तपिटक में बताया गया है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ओके, इसमें ये सब बताया गया है। धीरे धीरे क्या है लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था समाप्त होती गई। मनुष्य लालची और कपटी होता गया, समाज में बुराइयां फैलने लगी। ऐसे में लोगों ने विचार किया कि क्या हम कोई ऐसे मनुष्य को चुन सकते हैं जो उचित बात पर क्रोधित हो, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरों को प्रताड़ित करे, जो मतलब अपराध करे, जो दूसरों को प्रताड़ित करे, उन्हें सजा दे। ओके, ऐसे कोई ऐसा लीडर चुनना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज में से निकाले जिन्हें क्या है निकालने की आवश्यकता है। ये सब क्या है बौद्ध धर्म में बताया गया है। ओके, और इस कार्य के बदले में हम मिलकर क्या है चावल का अंश देंगे। चावल का अंश यहाँ टैक्स से मतलब है। ओके, मतलब इसमें पूरी कहानी का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि कोई ऐसा होना चाहिए व्यक्ति जो क्या है जो अपराध करे, जो अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है उसे दंड दे सके। ओके, साथ ही उसकी जो अन्य लोगों की सुरक्षा कर सके और क्या है पूरे क्या है शासन को सुचारू रूप से चला सके। ओके, लेकिन इसकी बदले में जनता उस व्यक्ति को क्या देगी? उस व्यक्ति को क्या है टैक्स देगी। ओके, जिसे क्या लिखा हुआ है चावल का अंश देगी। ओके, मतलब इसमें क्या है राजा की जरूरत को बताया गया है बौद्ध धर्म में। ओके, सभी लोगों की सहमति से चुनने जाने के कारण उसे क्या है महासम्मत की उपाधि प्राप्त थी। ओके, इससे यह पता लगता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर था। ओके, मतलब जो पूरी राजा की बात हो रही है, जनता राजा की इस सेवा के लिए बदले में उसे क्या है टैक्स मतलब कर देती थी। ओके, इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे और तो भविष्य में उसे बदला भी जा सकता है। मतलब इसमें बताया कि जो राजा की जो पूरी व्यवस्था है कि एक लीडर होता था वो राज्य चलाता था। ये क्या है ये शुरू से इस प्रकार से व्यवस्था पूरी बनी है। ओके, और इसमें किसके मतलब ये जितनी व्यवस्थाएं बनी है वो किसने बनाई है? मनुष्य ने क्या है स्वयं ही इन व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। भविष्य में क्या है इन व्यवस्थाओं को बदल भी सकता है। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। ओके, इतिहासकार और महाभारत। पहला है अपने पास इतिहासकारों द्वारा साहित्यिक स्रोत के इस्तेमाल के समय कौन कौन सी सावधानी बरती गई। ये अपने क्वेश्चन आ रहे हैं अपने मन में। जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या है जो साहित्यिक स्रोत लिए, मतलब महाभारत का अपने पढ़ा है भी, इस चैप्टर शुरुआती में पढ़ा था कि क्या पूरा एक संस्करण बना है महाभारत का। ओके, तो किसके अनुसार बनाया उन्होंने? हर जगह से पांडुलिपियां इकट्ठा की महाभारत की, उनको पढ़ा अध्ययन किया उन सभी पांडुलिपियों का, फिर क्या है 13,000 पेज की मैंने आपको बताया था कि एक संस्करण बना है महाभारत का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में अपने आता है कि इतिहासकारों द्वारा साहित्य स्रोत के इस्तेमाल के समय कौन कौन सी सावधानियां बरती गई। साथ ही दूसरा है इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। मतलब जो इतनी सारी पांडुलिपियां पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा था क्या है ऊपर उत्तर भारत में पूरी और दक्षिण भारत में जितनी पांडुलिपियां मिली सभी को इकट्ठा किया, सभी को पढ़ा, सभी का विश्लेषण किया। तो ये क्या जो इतिहासकार होते हैं वो किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, ये अपने मन में क्वेश्चन आया, तो इसी को हम देखने वाले हैं। ओके, तो इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं, तो देख लेते हैं किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं।
तो पहला है ग्रंथ की भाषा, दूसरा है ग्रंथ के प्रकार। ओके, मतलब ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखी गई है कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है कि जो वहाँ की लोकल भाषा उसमें लिखी गई है। ग्रंथ का प्रकार कौन सा है, लेखक कौन है, मतलब जो लिखा है जो ग्रंथ है। ओके, लेखक का दृष्टिकोण क्या है, श्रोता कौन है, मतलब जो ग्रंथ को पढ़ने वाला कौन है। ओके, रचना का काल कौन सा है और रचना की भूमिका है। ये सब पहलुओं को देखकर क्या है विश्लेषण किया जाता है। ओके, इतिहासकार क्या है, अब जो इतने जो पहलू दिए हैं इनका सब क्या है डिटेल से देखेंगे क्रम से एक पॉइंट पे। तो इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, जैसे पाली, प्राकृत, तमिल या आम लोगों की भाषा थी। ओके, इससे क्या पता चलता है, मान लीजिए अगर कोई अपन को क्या है ग्रंथ मिलता है और अपन ने देखा कि जो भाषा लिखी है वो संस्कृत में भाषा में लिखी गई है, तो इससे हम पता चलता है कि जो ये ग्रंथ बना है वो किसके लिए बना है, उच्च वर्गों के लिए बना है, या जो विद्वान लोग थे जिन संस्कृत जानते थे उनके लिए बना है। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल भाषा लिखी है उसमें। ओके, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, मतलब जो आम भाषा लिखी गई, आम लोगों की भाषा लिखी है, तो हम बता सकते हैं कि जो ये ग्रंथ है वो क्या है आम लोगों के लिए बनाया गया था। ओके, मतलब उसकी भाषा से हम पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये क्या है वो ग्रंथ बनाया गया था। ओके, संस्कृत है तो संस्कृत अगर भाषा है तो हम समझ जाएंगे पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा है। ओके, इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कथा ग्रंथ और मंत्र ग्रंथ। मतलब किस प्रकार का ग्रंथ है, कथा ग्रंथ या मंत्र ग्रंथ। कथा ग्रंथ मतलब जिसमें कहानियों का संग्रह होता है। मंत्र ग्रंथ होता है जिसमें क्या है मंत्र होते हैं जो अनुष्ठान के लिए, जैसे कथा मतलब जिसे लोग पढ़ सके और सुन सके। मंत्र मतलब हो जाएगा यहाँ अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े जाने वाले उच्चारित किए जाते वाले मंत्र। ओके, इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते थे, मतलब लेखकों का मतलब जो ग्रंथ अपन चुना है ओके जिसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं उसका लेखक कौन है, उसके लेखक किसने है, किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, उस लेखक का दृष्टिकोण क्या है। ओके, इतिहासकार ग्रंथ के श्रोताओं पर भी ध्यान देते थे, क्योंकि कोई भी ग्रंथ श्रोता की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। मतलब जो भी ग्रंथ बनेगा, जो भी बुक लिखी जाती है ओके, तो पहले देखा जाता है कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं। जैसे मैं आपको कोई वीडियो बताता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई हाँ ये आपको चैप्टर समझना है, आपने कहा कि हाँ सर समझना है, तो समझा दे। मतलब जो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है तो उससे भी मैं थोड़ा देख कर लेता हूँ कि इसी प्रकार का है। देखते हैं कि लेखक इतिहासकार देखते हैं कि जो ग्रंथ मुझे मिला है उसके लेखक कौन है। ओके, इससे उसे दृष्टिकोण लेखक का पता चल जाता है। साथ ही क्या इतिहासकार ग्रंथ के काल का भी ध्यान रखते हैं कि मतलब किस काल में लिखा है और कौन सी सन में लिखा गया है। क्योंकि ग्रंथ किस काल में लिखा गया, उस समय क्या सामाजिक स्थिति क्या थी। ग्रंथ की क्या रचना भूमि पर भी ध्यान दिया जाता है कि ग्रंथ को किस स्थान पर लिखा गया है। इस सारी बातों को विशेष ध्यान रखकर विश्लेषण करने के बाद इतिहासकार किसी ग्रंथ की क्या है विषय वस्तु इतिहास के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सब इन बातों का ध्यान रख के इतिहासकार क्या है किसी भी क्या है विश्लेषण करते हैं किसी भी ग्रंथ का। ओके, और फिर क्या है उसका संस्करण बनाते हैं। अहम पढ़ने वाले भाषा तथा विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत भाषा में है। महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषा से काफी सरल है। इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर पर आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि मतलब जो महाभारत है जो भी क्या है जो अपन संस्कृत पढ़ते हैं वो क्या है संस्कृत भाषा में, लेकिन जो संस्कृत भाषा वो भी क्या है आसान भाषा में है। ओके, एक वेदों की भाषा हो जाएगी संस्कृत, एक नॉर्मल आम भाषा हो जाएगी संस्कृत। ओके, तो वो क्या है जो आम भाषा में लिखी गई। इसका कारण क्यों है, जो महाभारत है आम संस्कृत भाषा में क्यों लिखी गई, इसका मेन रीजन है कि जिससे महाभारत को क्या है सभी पढ़ सके। ओके, अब जो महाभारत को क्या है महाभारत भी के दो प्रकार के इसमें आख्यान वाली हो जाएगी, एक हो जाएगा उपदेशमात्मक। जो पहली जो महाभारत थी वो क्या है आख्यान लिखी मतलब कहानियां थी। ओके, उसमें उपदेश नहीं थे, मतलब उसमें क्या है शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। लेकिन जो अब फिर महाभारत में क्या है उपदेशमात्मक भाग जोड़ दिया गया, मतलब क्या है शिक्षाएं भी दी जाती हैं कि क्या है जैसे उसमें महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध हुआ उसमें एक शिक्षा जोड़ दी जाएगी क्या है कि भूमि के लिए युद्ध न करके उसे समझौता करें, इस प्रकार से मतलब शिक्षाएं जोड़ दी गई। ओके, अब देख ले ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत थे कि महाभारत ग्रंथ का एक भाग नाटकीय कथानक सार स्टोरी स्क्रिप्ट था। ओके, मतलब ज्यादातर इतिहासकार कहते जो महाभारत थी वो महाभारत क्या थी, एक कहानी थी, एक स्टोरी थी। ओके, जो उसमें उपदेशात्मक मतलब शिक्षा वाला भाग है वो क्या है बाद में जोड़ा गया है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले लेखक एक या अनेक ओके और तिथियां। ओके, ये पूरी जो हेडिंग है पूरी आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो क्रम से आपको मिल जाएगा। तो जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ ये क्या है एकदम सारांश निकाला गया है आपकी क्या है पुस्तक से, आपके चैप्टर से। ओके, तो देख लेते हैं महाभारत की मूल, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आता है। जो महाभारत अपनी है अपने पास ओके, जो महाभारत मेन महाभारत थी वो क्या है कितने इसके लेखक कौन है, उसका रियल लेखक कौन है। ओके, तो उसका रियल लेखक आपको पता है, जो मैं आपको शुरू में चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था मैंने बताया
तो जो रियल महाभारत है आपकी वो 1000 साल लगे, उसे 1000 साल लगे लिखने में। ओके, 1000 साल लगे लिखने में। तो अब सोचिए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता, ज्यादा ज्यादा कोई व्यक्ति 100 साल जीवित रह लेगा, 150 साल जीवित रह लेगा, लेकिन 1000 साल तो रह नहीं पाएगा। तो समझ सकते हैं कि जो महाभारत है ओके, उसको एक व्यक्ति ने लिखा नहीं, कई व्यक्तियों ने लिखा होगा, जब तो वो 1000 साल तक लिखी जा रही थी। ओके, तो एक लेखक नहीं कई लेखक हो जाते हैं। ओके, तो महाभारत की मूल कथा की रचयिता, लेकिन मूल किसे कहा जाता है, लेकिन किसे कहा जाता है मूल कथाकार है रचयिता भारतसारथी। ओके, अगर आपसे पूछे जाए कि महाभारत की मूल कथा की रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतसारथी। इन्हें क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता है। ये क्या है, एक रथ चलाने वाले थे। ओके, तो इसलिए इन्हें सूत कहा जाता था। तो भारतसारथी क्या है, महाभारत की मूल कथाकार है, मतलब इन्हें स्टार्ट किया था, इसलिए इन्हें क्या है मूल कहा गया है, मतलब क्या है प्रथम माना गया है। ओके, लीडर माना गया है। यह एक क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे तथा उनकी विजय गाथा व उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। कौन लिखते थे, भारतसारथी के बारे में बताया गया है। ओके, क्योंकि सूत कहने कहा जाता था उस समय, जो क्या है रथ चलाते काम करते थे, उन्हें सूत कहा जाता था। ओके, तो ये क्या है क्षत्रियों के योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे। ओके, उनकी क्या है विजय गाथाओं का उपलब्धियों को लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से होता रहा, मतलब क्या है ये जो अभी भी जो भारतसारथी इन्होंने भी क्या है मौखिक रूप से महाभारत को मतलब समझ ली कहा था। ओके, मतलब लिखित रूप में नहीं था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपनी कविता या कहानी बनाई। ओके, फिर उसने अपने पुत्र को सुनाई वो कहानी, फिर उसके पुत्र ने उसके पुत्र को सुनाई, इस प्रकार से। ओके, लेकिन उसका लिखित रूप में नहीं था। ओके, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, लेकिन 5वीं शताब्दी से पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा का परंपरा पर अपने अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप दिया। लेकिन इसके बाद क्या है, ब्राह्मणों ने क्या किया, इस कथा को उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या है इसे लिखित रूप में दे दिया। ओके, जिससे क्या है आगे की पीढ़ी भी इसे पढ़ सके आसानी से। लगभग 200 BC से क्या है 200 AD के बीच महाभारत की काल की रचना हुई। ओके, महाभारत की रचना काल का एक चरण दिखा। ओके, मतलब क्या है, देखिए मैंने बताया 1000 साल है, तो 200 BC से 200 AD मतलब 1000 साल आपके हो जाते थे। तो इस समय भगवान विष्णु की पूजा देखो होने लगी। श्री कृष्ण को क्या है विष्णु का रूप बताया जा रहा था। बाद में लगभग 200 से 400 ईसी AD के बीच मनुस्मृति में मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण क्या है महाभारत में जोड़े गए। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपके महाभारत है उसको पूरी स्टोरी के रूप में है, और जो उसमें उपदेशात्मक चीजें हैं मतलब शिक्षाएं वगैरह हैं, ओके, वो क्या है बाद में जोड़ा गया। प्रारंभ में यह ग्रंथ 1000 श्लोकों से कम था, लेकिन धीरे धीरे श्लोकों की बढ़ती संख्या के बाद क्या है 1 लाख श्लोक हुआ। मतलब टोटल महाभारत में कितने 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। ओके, पहले केवल इसमें क्या थे 10,000 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे जोड़ते जाने के बाद क्या है 1 लाख हो गए। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता क्या है ऋषि व्यास माने जाते हैं, लेकिन साहित्यिक परंपरा के आधार पर क्या है महाभारत के रचयिता आपसे पूछे जाए तो आपको ऋषि व्यास बताना है। ओके, अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सादृश्यता की खोज। ओके, देख लेते हैं। महाभारत में भी अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का जीवंत चित्रण मौजूद है। 1951-52 में पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एक हस्तिनापुर गांव में उत्खनन का काम किया। ऐसा हो सकता है कि यह स्थान कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका वर्णन महाभारत मिलता है। आपने महाभारत के एपिसोड देखे होंगे। ओके, महाभारत आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है उसमें हस्तिनापुर था, जो क्या है कौरवों की क्या है राजधानी थी। ओके, तो एक उत्तर प्रदेश में एक गांव भी है हस्तिनापुर का नाम का, तो वहाँ के किसने बीबी लाल ने क्या बीबी लाल ने क्या है वहाँ क्या है खुदाई की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो हस्तिनापुर गांव है वही क्या है वो हस्तिनापुर हो सकता है, वो महाभारत काल का। ओके, ऐसा कहा जाता है, हो सकता है। बीबी लाल का क्षेत्र में आबादी के 5 स्तर के सबूत मिल गए। उन्होंने जब खुदाई किया तो उन्हें क्या है जमीन की क्या है 5 स्तर उन्होंने निकाले। अब वो 5 स्तर बताएंगे कौन कौन से। ओके, बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा। क्या लिखा दूसरे स्तर में, क्योंकि क्रम से स्तर के बताएंगे क्या क्या मिला। दूसरे स्तर में क्या मिला उन्हें खुदाई के समय, उन्हें जो खुदाई हुई जैसे इतना बड़ा गहराई हुआ। ओके, तो उसमें उन्होंने 5 स्तर में बांट दिया। ओके, 5 स्तर में बांट दिया। तो दूसरे स्तर में उन्हें क्या क्या मिला, तो उन्होंने क्या है जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहां घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, लेकिन यहाँ मिट्टी के बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की बनी थी। ओके, मतलब क्या है कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी थी, इस प्रकार का अनुमान लगाया दूसरे स्तर में। ओके, साथ ही क्या है सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज की गई। इससे यह पता लगता है कि कुछ घरों की दीवारें क्या सरकंडे से बनाई गई थी, उसके ऊपर क्या है मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। ओके, दूसरे स्तर में ये सब बताया गया। तीसरे स्तर में उन्होंने बताया कि जो तीसरे स्तर में किस प्रकार का मटेरियल मिला है। ओके, तो घर कच्ची और क्या है कुछ पक्की ईंटों से बना था। घरों के गंदे पानी के निकालने के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे। कुछ कुएं के साँचे मिले हैं, कुएं का प्रयोग होता था। मल की निकासी के लिए क्या गर्त दोनों का प्रयोग किया जाता था। ओके, मतलब गर्त मतलब क्या गड्ढा खोद के पूरे उसमें क्या कचरा भर दिया जाता है, उसके बताया गया है।
ओके, तो इस प्रकार से अपना हो जाता है। अब अपन कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेन पॉइंट। ओके, तो महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा थी द्रौपदी के में 5 पांडवों की विवाह की। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय क्या है बहुपति प्रथा रही होगी। आपको पता है कि पांडवों की जो क्या है द्रौपदी के 5 पति थे, मतलब क्या है जो पांडव थे वो क्या है द्रौपदी के पति कहे जाते थे। तो मतलब क्या है इसमें क्या देखिए, इसमें कह सकते हैं हम उस समय बहुपति प्रथा प्रचलित थी। हमने चैप्टर की शुरुआती होती पढ़ा है बहुपति मतलब क्या होता है जिसके क्या है बहुत सारे पति हो। ओके, क्योंकि क्या है द्रौपदी के 5 पति थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय क्या है बहुपति प्रथा होगी। ओके, समय के साथ बहुपति प्रथा बाद में ब्राह्मणों में क्या है अमान्य हो गई, लेकिन हिमालय क्षेत्र में भी यह प्रथा आज भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि उस समय क्या है स्त्रियों की कमी होने के कारण क्या है बहुपति प्रथा को अपनाया गया, ऐसा कहा जाता है। ओके, अब बस अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीबीएसई में पूछा गया है कि जो महाभारत है, जो महाभारत ग्रंथ है उस वह क्या है गतिशील ग्रंथ है, क्यों? ओके, क्या रीजन है, इसका कारण बताओ। तो ये आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। तो देख लेते हैं। तो हम क्या है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं, तो क्यों, उससे क्या रीजन है? पहला है महाभारत को क्या है गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्ष तक होती रही, मतलब पहले महाभारत बनाई, उसमें 1000 श्लोक हैं, फिर उसमें 1500 कर दिए, फिर 2000 कर दिए, फिर ऐसा समय आया है कि इसमें श्लोक जोड़ते जोड़ते आज कितने हो गए 1 लाख हो गए। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि गतिशील ग्रंथ है। ओके, मतलब इसमें जोड़ता गया और जिसमें गति होती रहे, मतलब क्या है वो पूरा बढ़ता चला जाए, वो जिसमें गति सी होती रहे ग्रंथ में, जिस ग्रंथ में उसे हम गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं। ओके, इससे नए नए प्रकरण जुड़ते चले गए, महाभारत में क्या नए नए प्रकरण जुड़ते चले गए। ओके, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 10,000 से लोग थे। ओके, इसके बाद सीधे क्या है 1 लाख से लोग तक हो गए जुड़ते जुड़ते। ओके, तो महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसमें शताब्दियों से क्या है महाभारत में कई भाग में भिन्न भिन्न भाषाएं लिखी गई, अनेक कहानियों को जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र से हुआ था। ओके, मतलब अनेक कहानियां भी इसमें जुड़ती चली गई जिनका उद्भव क्या अलग अलग क्षेत्रों से हुआ था। साथ ही क्या इस महाकाव्य में समाहित कर दिया गया। इससे प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इससे नाटक और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई। तो ये सब क्या है पॉइंट है जो कह सकते हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो महाभारत है वो क्या है गतिशील ग्रंथ है। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, जिससे आप क्या है आप बता सकते हैं कि महाभारत गतिशील ग्रंथ क्यों था। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है ओके वो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में भी आप क्या है फॉलो कर लीजिए, ट्विटर में भी। ओके, और आप क्या है वेबसाइट से आप किसी भी सब्जेक्ट के क्या है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, साथ ही आप क्या है ऐप को भी आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह एक्सेस कर सकें। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।